जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अरविंद तिवारी, एनजीओ सीआरडीजी फाउंडेशन से। डॉक्टर अनिल प्रकाश गोयल जी रसायन विज्ञान के व्याख्याता, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पिछली बार हमने इनसे चर्चा कोरोना कोविड के ऊपर की थी। इन्होंने अपने बहुमूल विचार और पारंपरिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें अवगत कराया था। आज हमने इनसे जो समय लिया है वो शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा के ऊपर हम लोग अपने विचारों को आपके संग साझा करेंगे। कुछ विचार डॉक्टर साहब के हैं, कुछ विचार हमारे हैं। तो दोनों प्रयास ये करेंगे कि कुछ विचारों को हम लोग आपके संग साझा कर सकें। और वर्तमान स्थितियों में जैसा आप सभी को मालूम है कि इस महामारी को देखते हुए शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षा व्यवस्थित ढंग से, जो कि एक पद्धति के अनुसार चलनी चाहिए, वो नहीं चल रही है। कि बच्चे वहाँ जाएं, शिक्षक उन्हें पढ़ाएं, उनकी कॉपियाँ जांचें, सब कुछ करें। दूसरे घर में रहने से बच्चों को बहुत सी चीज़ों की एक ऐसी आदत पड़ गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनके प्रयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी पड़ गई शिक्षा के लिए। और उसकी वजह से और भी चीज़ों के लिए भी उसका उपयोग करने लगे हैं, अपने खेल के लिए, गेमिंग के लिए, लोगों के संग चैट करने के लिए। कहे कि सबको एक सामाजिक परिदृश्य में एक दूसरे से संपर्क चाहिए। उसी पे हमारे डॉक्टर साहब से चर्चा, और आप लोगों की जो सुझाव आएंगे हमारे यूट्यूब वीडियो पे, उसको अगली बार हम लोग आपके संग उस पर चर्चा करेंगे। और शीघ्र ही हम लोग जूम का भी एक वो चैनल लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आप सबकी समस्याओं पर चर्चा करते रहेंगे। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे संग फिर आए, आपने समय निकाला, और आपकी एक अच्छी बात है कि आप ऐसे कार्यों के लिए समय निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही एक छोटा सा प्रश्न कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप इन सब चीज़ों के लिए समय निकालें? सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में रहता हूँ और शिक्षा से जुड़ा रहा जीवन भर, पहले पढ़ने में और फिर पढ़ाने में और स्वाय अध्याय में। तो शिक्षा का जो शब्द है तो दो अक्षरों का, लेकिन इसका दायरा जो है ना, वो जीवन के हर पहलू में दूर दूर तक फैला हुआ है। तो हम कहीं भी रहें, जैसे प्राण के साथ हमें वायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ज्ञान के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा जीवन में हमेशा हमारे लिए कहीं ना कहीं जगह बना के रखती है, और उसी के अनुसार हम अपना आचरण, व्यवहार और बातचीत का तौर तरीका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की उसी से एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आपने शिक्षा और ज्ञान की बात की, तो मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ, साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान। इसमें आप क्या संबंध देखते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान, ये तीनों शब्द अगर मूल रूप में देखें तो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। साक्षरता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमें कुछ अल्फाज या कुछ गुणाभाग करना या किसी विषय पर विशेष ज्ञान हो, इतना ही साक्षरता होती है। और ज्ञान इससे भी आगे है। ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान तो आप ये देखिए कि जब आप खाना खाते हैं, उसके अंदर भी आपके जीवन में एक पद्धति बन जाती है, अनजाने में, बचपन से ही। तो ज्ञान तो वो कहलाता है कि आप पढ़े भी नहीं, लेकिन खाना खाने के आपके बहुत सारे तौर तरीके एक सीमा के अंदर सीमित होकर के ऐसे आ गए, जिससे शरीर और वातावरण और परिवार सब स्वस्थ रहता है। तो साक्षरता एक बहुत अलग शब्द है, जिसका महत्व तो है, लेकिन ज्ञान के आगे साक्षरता जरा कहीं मतलब स्थान शायद इतना ना ग्रहण कर पाए कि हम कह पाएँ कि भाई ज्ञान के आगे साक्षरता बहुत ज़रूरी है। तो इस बीच में, साक्षरता और ज्ञान के बीच में, शिक्षा को आप कैसे जोड़ते हैं? यही एक मूल शब्द आपने बता दिया कि साक्षरता और ज्ञान को जोड़ने के लिए बीच में एक शिक्षा पद्धति बन चुकी है, जो न जाने कब बनी होगी। और आज भी जहाँ जहाँ मानव रहता है, वो कहीं ना कहीं इस पद्धति को अपना लेता है। और साक्षरता जो है वो शिक्षा के माध्यम से आ जाती है, ज्ञान जो है वो शिक्षा के माध्यम से भी आता है, और बिना शिक्षा के माध्यम से भी ज्ञान का उत्पादन हो जाता है। तो महत्वपूर्ण साक्षरता है कि ज्ञान है शिक्षा के लिए? मेरे अपने व्यक्तिगत व्यवहार सोच में तो यही आता है कि ज्ञान पहले है, शिक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है, और साक्षरता तो बहुत पीछे रह जाती है। वो तो हम समाज में दायरा बनाने के लिए
उसको हम साक्षरता के नाम से जोड़ लेते हैं। बहुत अच्छे से आपने किया। मेरा भी यही मानना है डॉक्टर साहब कि जैसे कि चर्चा में पहले भी हम लोग की चर्चा हुई है साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान पे, उसी कड़ी में, उसी क्रम में मेरा एक प्रश्न है कि जो स्कूली शिक्षा विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में कुछ विषयों को जो पढ़ाया जाता है, और मैं विज्ञान के विषयों की बात नहीं कर रहा हूँ, काहे कि उनको एक कक्षा के बाद और एक विशेष प्रयोजन से पढ़ाया जाता है और उसको शुरुआती कक्षा में आपके वातावरण से जोड़ करके बताया जाता है। उस पहलू पे हम बाद में आएंगे। उससे पहले हम सामाजिक विषयों के, जो कि आपका विषय तो नहीं रहा है लेकिन आप समाज से जुड़े हुए तो इनको बता सकते हैं। सामाजिक विषयों में जैसे इतिहास है, भूगोल है, भूगोल शास्त्र है। भूगोल और भूगोल शास्त्र में अंतर भी लोगों को जानना आवश्यक है। और इसी तरीके से राजनीति विज्ञान है और ऐसे कई विषय। इनमें आप इन विषयों को अगर सरकार से बात करनी हो तो किस विषय पे आप ज़्यादा दबाव डालना चाहेंगे सरकार के ऊपर कि वो उन्हें सिखाएगा? कि इस पे हमारी चर्चा विस्तार में हो चुकी है, तो उन्हीं विस्तारों के पे मैं आपकी बातों को जानना चाहता हूँ। प्रश्न बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जब आप समाज में प्रवेश कर जाते हैं तो ये सब चीज़ों के साथ आपको रूबरू होना पड़ता है। देखिए, ये तो शुरू से हम मान लें कि मनुष्य में एक प्रवृत्ति रही है जिज्ञासा। जितना सीख लेता है उससे आगे और सीखने का प्रयास करता रहता है। इसी जिज्ञासा के बढ़ते बढ़ते कारण से आज हम जिसे कहते हैं कि शिक्षा या साक्षरता को हमने जोड़ लिया है। लेकिन इसके पर्दे के बीच पीछे रहता है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं होगी आप में तो जिज्ञासा भी नहीं होगी, और जिज्ञासा नहीं होगी तो आपको जो है, जो सच है जीवन का, जो सच है प्रकृति का, जो सच है समाज का, उसके बारे में जानकारी का प्राप्त करने के लिए अंदर से भावना प्राप्त नहीं होगी। तो इस विषय पर अगर हमें बात करनी है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जीवन के जिस पहलू में आप आते हैं उस पहलू पर आप अपने शिक्षा का और ज्ञान का मिश्रण का उपयोग करके उसके बारे में बातों को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारे जो विषय हैं समाज के अंदर जिनका आप उपयोग तो करते हैं, लेकिन जिनको आप कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि आज की प्राथमिकता में इनको हम पीछे रख सकते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब फिर से आता है। समाज के जो विषय हैं, सामाजिक विषय, भूगोल, भूगोल विज्ञान, भौगोलिकी या भूगोल विज्ञान, इतिहास और राजनीति शास्त्र, इनमें अगर सरकार को हमारी तरफ से प्रयास हो कहने का, तो हम इसमें से कौन सा विषय चुनेंगे? कहे कि मेरा व्यक्तिगत मानना है सरकार को अधिक प्रयास करना चाहिए भूगोल और भौगोलिक विज्ञान या भौगोलिक शास्त्र पे। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपका जो सोच है बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो मनुष्य ने आगे आगे बढ़ने की कोशिश की है अनंत काल से, तब से उसने हमेशा पहले प्रकृति का ही अध्ययन किया है। उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर के लिए आवश्यक है जल, पानी। हमारे शरीर के आवश्यक है शुद्ध वायु। तो जो मनुष्य ने आगे बढ़ने का प्रयास किया है तो उसने पाया कि जहाँ जल है और जहाँ साथ में प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं और उसके साथ ही वायु है, उसने उस स्थान को भी ग्रहण किया और उस स्थान की उन्नति के लिए ही उसने सारे प्रयास किए। और ये भूगोल जो विद्या है, इस विद्या से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इतिहास और राजनीति तो इसके मुकाबले में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि भूगोल और भौगोलिक शास्त्र, इन दोनों में आदमियों को इसलिए पढ़ाना चाहिए स्कूलों में क्योंकि आपके ये समाज से जुड़ा हुआ है और आपकी मिट्टी, आपके वायु, आपके वातावरण, आपकी उस जगह की जल की कंडीशन को बताते हुए क्या क्या पैदावार होनी है, क्यों होनी है, कौन से जानवर यहाँ पे सुरक्षित और लाभप्रद हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत बहुत उत्तम, बहुत सही है। और आपने भूगोल का एक छोटा सा शब्दों में सार दे दिया है कि भूगोल से हमें क्या क्या चीज़ें सीख ली जाती हैं और क्या क्या मिल जाती हैं, और फिर उस दिशा में हमको ज्ञान को प्राप्त करते हुए समाज की उन्नति की ओर या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में इतिहास की जब बात करते हैं हम लोग, इतिहास को आप कितना महत्व देते हैं और क्यों, और नहीं देते हैं तो क्यों?
इतिहास को महत्व देना बहुत थोड़ा सा ही पक्ष मानता हूँ मैं, क्योंकि इतिहास भी एक, जब आपका सामाजिक व्यवस्था होती है तो उसमें इतिहास कहीं थोड़ा सा अपना भाग देता है। लेकिन इतिहास को बहुत अधिक महत्व देना इसलिए मैं उचित नहीं मानता कि इतिहास तो बदलता रहता है, लेकिन भूगोल और भौगोलिक प्रकृति ये कभी नहीं बदलते। तो इतिहास तो सोच और समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। उसमें कभी कभी कुछ हम पा भी जाते हैं व्यवस्था में, और नहीं तो कई बार लगता है कि हम कुछ खो भी जाते हैं व्यवस्था में। लेकिन भूगोल या प्रकृति जो है, इसका तो एक ही उद्देश्य है, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ देना। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया, तो मैं आपकी बातों से ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं इतिहास के लिए कि कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रह जाती है, उसमें कमी रह जाती है। उसका कारण कहीं यह तो नहीं कि जो इतिहास लिखते हैं वो मनुष्य होते हैं और उनकी एक अपनी श्रद्धा और भक्ति होती है व्यक्ति विशेष के संग, पक्ष में विपक्ष में। तो क्या इस कारण से आप इस चीज़ को इतना महत्व नहीं देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने सही शब्दों का बहुत सुंदर उपयोग किया है कि वास्तव में इतिहास जो होता है ना, उसके लिखने वाले कहीं ना कहीं पक्ष या विपक्ष में प्रभावित हो जाते हैं, और वो सब वो लिख देते हैं जिसका चित्रण करने के बाद हो सकता है कि उसमें वास्तविकता से काफ़ी दूरी भी हो। तो आपकी बात बहुत उचित है, और मैं आपसे इसी प्रश्न पर ही आपसे कहूँगा कि अब आप बताइए कि अगर आपको जीवन में भूगोल और इतिहास में कभी अंतर करना पड़े तो इस अंतर में आप किसको प्राथमिकता देंगे, भूगोल को या इतिहास को? डॉक्टर साहब, आपने ये प्रश्न जो किया ये तो मेरे बहुत ही हृदय के करीब है। आपसे कई बार इस पे हमने अपरोक्ष रूप से भी चर्चा की है। तो मेरा आज सभी के लिए मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी ये चुनाव की बात आएगी, मैं सरकार से व्यक्तिगत स्तर पे और इस विद्यालयों के स्तर पे और विश्वविद्यालयों के जो आयोग हैं उस स्तर पे ये निवेदन करना चाहूँगा कि भूगोल और भूगोल विज्ञान दो चीज़ें हैं। भूगोल हमें बताता है कि पृथ्वी की बनावट कहाँ कहाँ किस किस तरीके की है, वो एक उसकी टोपोग्राफी जो उसकी ऊपर के आवरण को बताता है। भूगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वो हमारी मिट्टी की संरचना, उसकी ऊपरी संरचना, उसकी मृदा गुणों और अन्य चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताता है, और हमें ये बताता है कि वहाँ पे किस तरीके की उपज क्यों और किस लिए करनी चाहिए, और वहाँ के रहने वालों के लिए कौन सा अनाज और कौन से फल उपयोगी हैं। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं तो हमारा बहुत बड़ा इस पे काम होता है। और जबकि इतिहास के बारे में, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इतिहास तो बड़ा स्पष्ट रूप से लिखने वालों की, आपने भी बताया, मनोवृत्ति है कि मैं अच्छा लिखना चाहता हूँ या पक्ष में हूँ, विपक्ष में हूँ तो मैं क्या क्या उसके विरुद्ध में लिखना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो व्यक्तिगत रूप से जो कि आपने कहा उसी का समर्थन है कि मैं भूगोल और भूगर्भ विज्ञान, भूविज्ञान को ज़्यादा महत्व देता हूँ। देखिए, जो आपने बात कही कि वास्तव में अगर हम कभी यूनिवर्सिटी को या गवर्नमेंट को या किसी एजुकेशन ट्रस्ट को हम संपर्क करें तो उनसे कहें कि अगर आपको कुछ करना है शिक्षा के लिए तो जो आप कर रहे हो तो करते रहिए, लेकिन इसमें एक विषय जो हमारी मूलभूत आवश्यकता भी है उस विषय को आप अवश्य जोड़िए, जिसके लिए आपने कहा है कि हम भूगोल की ही बात करेंगे और भौगोलिक ज्ञान की ही बात करेंगे। क्योंकि आज प्रकृति और उसके अंदर छुपे हुए जो रहस्य हैं, उन रहस्यों के आधार पर ही मानव का जो जीवन है इतना उन्नत और इतना स्वस्थ और इतना विकसित हो पाया है। अगर प्रकृति के छुपे रहस्य को हम नहीं खोज पाते, उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो हमारे विकास की रेखाएं भी, सीमाएं भी छोटी हो जाती। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर कभी किसी जगह बैठ के हमें बात करनी हो कि सबसे उत्तम विषय, ठीक है और विषय की हम बात नहीं करेंगे, उनको हटाइए, लेकिन अगर उत्तम विषय अगर हम लेना है तो हमें कहेंगे कि बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसा कुछ ज्ञान दिया जाए जो उन्हें प्रकृति और प्रकृति के छिपे राज के बारे में उनके अंदर जिज्ञासा भी हो, और प्रकृति ने जो हमको उपलब्धियाँ कराई हैं उनके सहारे हम अपने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज के साथ आगे बढ़ते जाएं। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से इसको समअप किया। हम ये आप उसकी बातों से जो मुझे समझ में आया, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आप कहे कि पहले भी आपसे चर्चा हुई है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो EVS, एनवायरमेंटल साइंस,
पर्यावरणीय विज्ञान जिसको हम कहते हैं, छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, उसमें जो प्रकृति को जो समाहित किया गया शिक्षा में, आप ये चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा बच्चों को अभ्यास के रूप में प्रैक्टिकल उसके बारे में लेकर के, उसके वृक्षों के, पौधों के, वनस्पतियों के उस क्षेत्र के बारे में लेकर के जानकारी लेकर के कुछ प्रैक्टिकल रूप से भी अभ्यास कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किताबी ज्ञान होता है, लेकिन जब हम उसको एक छोटी सी अवस्था में ये देख लेंगे कि ये प्रकृति का सच है, तो हमारी जिज्ञासा भी बढ़ेगी और प्रकृति के संरक्षण के बारे में हम स्वयं ही चल पड़ेंगे। देखिए, इसके लिए हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे नदियां हैं, प्राकृतिक हैं, लेकिन हमारे लोगों ने, जो विद्वान लोग थे, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, वो विद्वान लोग थे। उन लोगों ने, और आज भी ऋषि का मतलब होता है विद्वान से ही होता है, तो उन लोगों ने शुरू से कोशिश की कि जैसे हम कहते हैं गंगा को गंदा नहीं करना है, जमुना को गंदा नहीं करना है, जमुना हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है। ये क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अगर ऐसे नहीं बता पाए, तो जो बेचारे दूर दूर तक रहते हैं और उन्हें किसी वजह से किताबी ज्ञान या इस तरह का कोई ज्ञान नहीं पहुंच पाता जहां वो प्रकृति के सत्य को समझ सकें, तो भी कहीं ना कहीं उनकी अपने भावना आ जाएगी कि जैसे हम माँ का आदर करते हैं, ऐसे ही इस गंगा के प्रवाह का आदर करें। तो गंगा का जो निर्मल प्रवाह है, उस प्रवाह से तो हमारा जीवन है। और इसीलिए ये देखिए, प्रकृति का खेल देखिए, जहाँ जहाँ नदी की धारा बहती है, वहीं वहीं विकास और ज्ञान की धारा स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम गंगा के उद्गम से ही होता है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। हम आप सभी से पुनः विश्वास दिलाते हैं। डॉक्टर साहब से हम दोबारा समय लेंगे, कहे कि डॉक्टर साहब समाज से कई जुड़े हुए कार्य अपने स्तर पे करते रहते हैं। हमारे संग भी जुड़े हुए हैं, जैसा कि पिछली बार चर्चा किया था। और अगले इस वीडियो में हम आपसे शिक्षा को लेकर के अन्य विषयों और बच्चों की वर्तमान स्थिति जो हमने शुरू में बोली, कंप्यूटर, लैपटॉप शिक्षा, ये हमने इसीलिए आज टच किया था कि हम इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग अपने अपने प्रश्नों को, अपनी अपनी बातों को अगर जोड़ सकते हैं, संकलित कर सकते हैं, तो आप उसे संकलन करें और हमारे संग साझा करें, जिससे कि हम उस पर विस्तार से चर्चा कर सकें। आज का यह YouTube वीडियो यहीं तक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। धन्यवाद के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि अरविंद जी, आपने जो ये प्रयास किया है कि हम वास्तव में अपने छोटे शिशुओं को, बच्चों को, जो अभी जीवन में पदार्पण करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनको ये सब बता सकें कि प्रकृति का अनमोल खजाना आपके जीवन की धारा है। आपके इस विषय को उठाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये विषय जीवंत विषय है और इस पर आप चर्चा को बनाए रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सभी लोगों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।